बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो फ़िज़िक्स है उसमें पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल आप पहले भी जानते हैं, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम, तो आइसोथर्मल जो सेम टेम्परेचर पे प्रोसेस कोई परफॉर्म किया जाए उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। जैसे आप सामने ग्राफ में देख रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस प्रोसेस का नाम आइसोथर्मल प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इसकी डेफिनेशन है। एंड हेंस द कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ ऑन द गैस इज़ फुलफिल्ड। बॉयल्स लॉ की भी शर्त यही थी कि प्रेशर वॉल्यूम यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। शर्त यह है कि उनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट। क्या ख्याल है? ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि अगर डेल्टा टी का पूछा जाए वो कितना होगा, तो वो होगा जिसमें चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो हो। इसी तरह अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज का पूछा जाए तो ज़ीरो। टेम्परेचर पूछा जाए तो कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर पूछा जाए तो ज़ीरो। इंटरनल एनर्जी पूछी जाए कांस्टेंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी जाए तो वो ज़ीरो। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो उसके बारे में क्या ख्याल है? ये आप एमसी के तौर पे सोचें, मैं लास्ट पे इसका आंसर दूंगा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है जी। अच्छा, फ़िलहाल हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, आपने कुछ और भी नाम शायद सुने हों, मैं आपको, ये एंट्री टेस्ट में एमसीक्यू भी आ जाता है। अच्छा जी, 4 किस्म के प्रोसेस हैं और वो हैं जनाब, एक सेकंड ठहर जाए, किधर गया ये। अच्छा, 4 किस्म के प्रोसेस हैं जी। पहले आइसोथर्मल, ठीक है। उसके बाद है आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, ठीक है। इनमें से पहला और आखिरी आपकी बुक में है, बाकी नहीं। आइसोबैरिक, अच्छा पहले आइसोथर्मल की देखते हैं, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो और डेल्टा टी ज़ीरो हो। आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो और डेल्टा पी ज़ीरो हो। आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट से मुराद क्या है कि डेल्टा वी ज़ीरो हो। और एडियाबैटिक प्रोसेस वो है जिसमें क्यू ज़ीरो हो। इसमें डेल्टा क्यों नहीं? क्योंकि हीट सप्लाइड जो है वो ज़ीरो। हीट नहीं आपने सिस्टम में एंटर करनी, ना देनी है, ना सिस्टम से हीट लेनी है। ये 4 आपने बातें याद रखनी है, ठीक है। पहले और आखिरी बुक में मौजूद है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। जो दरमियान वाले 2 हैं ये बुक में शामिल नहीं, लेकिन एमडी कैट में इनके बारे में पूछा जाता है। इस साल भी ये जो एनएमडी कैट हुआ था उसमें आइसोकोरिक का नाम आया था, ठीक है जी। अच्छा चले, किधर गई हमारी बुक? लें जी। तो कहते हैं देयरफॉर व्हेन गैस एक्सपैंड्स और कंप्रेसेस आइसोथर्मली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। वो कैसे? क्योंकि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, ठीक है। तो जब 2 चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हों तो उनका जो प्रोडक्ट होता है पी वी, जैसे कि यहाँ, वो क्या आएगा? कांस्टेंट। जब 2 चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों, जैसे कि टेम्परेचर वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ में उनकी रेशो कांस्टेंट आती है, ये भी आपने याद रखना है।
जो चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, जो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं उनकी रेशो कांस्टेंट आती है। ठीक है, उनकी रेशो कांस्टेंट आती है, ये बात भी आपने याद रखनी है। अच्छा जी, कहते हैं P1 V1 आर इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम वेयर P2 V2 आर प्रेशर एंड वॉल्यूम आफ्टर द आइसोथर्मल चेंज। कोई चेंज आता है उसके बाद, मतलब प्रेशर में और वॉल्यूम में चेंज आ गया। वो क्या हो सकता है? हो सकता है आपने प्रेशर बढ़ाया हो, ठीक है, किसी कंटेनर में गैस थी, आपने प्रेशर एग्जर्ट कर दिया ज़्यादा जिससे वॉल्यूम कम हो गया, पिस्टन नीचे आ गया, तो नया प्रेशर और नया वॉल्यूम जो है वो P2 और V2 है। तो कहते हैं इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। मैं इससे क्या मुराद है ज़रा वो भी सुनिएगा, इससे मुराद क्या है वो बताता हूँ आपको। अच्छा जी, ये जैसे देखें हमने कहा जी P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। इसका मतलब पहले अगर प्रेशर था 10 पास्कल और वॉल्यूम था 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें ये वैल्यू है। अगर आप प्रेशर डबल कर देते हैं, डबल का मतलब 10 का डबल कितना है 20, तो चूँकि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, प्रेशर अगर डबल किया है तो वॉल्यूम पहले से क्या हो जाएगा हाफ़, और 10 का हाफ़ कितना है 5। ऐसे ही होगा ना, प्रेशर देखें पहले से डबल कर दिया और वॉल्यूम पहले से हाफ़ हो गया। प्रोडक्ट देखते हैं कितना है, पहले कितना था लेफ़्ट साइड पे 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, राइट साइड पे प्रोडक्ट कितना है वो भी 20 मल्टीप्लाई 500। इसका मतलब प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, प्रोडक्ट सेम है। बात समझ आई? दोनों का आंसर सेम रहेगा, P1 V1 जितना था उतना ही P2 V2 का भी आंसर आया है। एक चीज़ बड़ी है तो दूसरी कम भी तो होगी ना, उन्होंने बैलेंस कर दी एक दूसरे को। समझ आया पॉइंट? अच्छा जी, तो उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट है जी कि इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, इन केस ऑफ एन आइडियल गैस द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स मॉलिक्यूल इज़ ज़ीरो। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। हैंस द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन पूछा था ना काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएं, उसका जवाब इसमें छुपा हुआ है। अच्छा, विच इन दिस केस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मैं पिछले पेज पे आपको बता भी चुका हूँ, डेल्टा यू ज़ीरो है। हैंस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिड्यूसेस टू, ये कैसे? पूरी जो फर्स्ट लॉ की फॉर्म थी, पहले हम लिख लेते हैं कि जनरल फॉर्म, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जनरल फॉर्म कौन सी थी? वो थी जनाब Q इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, लेकिन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस फर्स्ट लॉ की फॉर्म क्या हो जाएगी? वो बन जाएगी Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस डब्ल्यू। क्यों? टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसमें चेंज कितना होगा? ज़ीरो। समझ रहे बात? अच्छा, अब तो मैंने इंटरनल एनर्जी में चेंज को डेल्टा यू को क्या पुट कर दिया? ज़ीरो। तो Q इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। ठीक है, पहली फॉर्म ये थी, इसमें तीन फैक्टर थे, कौन कौन से? Q था, डेल्टा यू, डब्ल्यू, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये रह जाती है। ये भी एक MCQ है। इसका मतलब ये कि आप वैसे जनरली पता क्या होता था, किसी कंटेनर में एक पिस्टन लगा है और गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आप जब हीट सप्लाई करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, लेट से 100 जूल हीट सप्लाई की, तो फ़र्ज़ कर लें वो 100 जूल हीट, उसमें से 70 जूल लग जाएगी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, और बाकी का 30 जूल वर्क करने में, यानी पिस्टन को आउटवर्ड मूव करने में लग जाएगी। ऐसे था, यानी हीट जो देते हैं वो दो काम करती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज और वर्क। पर इस केस में क्या होगा, चूँकि इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो है, तो आपकी सारी की सारी हीट क्या करेगी? वर्क। सारी हीट यानी 100 जूल हीट सारी वर्क करने में सर्फ हो जाएगी। इसका ये मतलब है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, की हीट वुड बी इक्वल टू वर्क डन। Thus, if gas expands and does external work W,
एन अमाउंट ऑफ हीट Q हैज़ टू बी सप्लाई टू द गैस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन आइसोथर्मल चेंज। आप वर्क करवाना चाहते हैं आइसोथर्मली तो Q हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। ये कह लें अगर आपने 100 जूल वर्क करना है तो 100 जूल हीट सप्लाई करना पड़ेगी, जितना वर्क करवाना उतनी हीट। सिंस ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रिक्वायर्स टाइम, हैंस टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द गैस कॉन्स्टेंट द एक्सपेंशन और कंप्रेशन मस्ट टेक प्लेस स्लोली। ये भी MCQ है। हर वो प्रोसेस जो स्लोली परफॉर्म किया जाए वो आइसोथर्मल होगा। इसको रेड कलर से कर देते हैं स्लोली। अगर आप रैपिड, आपने कभी सुना है रैपिड एक्सपेंशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। रैपिडली अगर एक्सपेंड करेंगे तो कूलिंग पैदा होगी। कूलिंग का मतलब ठंडा हो जाएगा सिस्टम, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो ये तो आइसोथर्मल लाना हुआ। इसका उलट कर लें, रैपिड एक्सपेंशन की बजाय रैपिड तेज़ी से कंप्रेशन करें। रैपिड कंप्रेशन प्रोड्यूसेस हीट, तो सिस्टम गर्म हो जाएगा, फिर भी वो आइसोथर्मल नहीं कहलाना चाहिए। आइसोथर्मल तो होता है जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, और टेम्परेचर चेंज ना करने के लिए आपको कंप्रेशन या एक्सपेंशन कैसे परफॉर्म करनी पड़ेगी, स्लोली। और लास्ट पे एक और MCQ है, वो आप केमिस्ट्री में वैसे भी जानते होंगे। द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ कॉल्ड एन आइसोथर्म। जैसे पिछले पेज पे देखें ग्राफ के साथ लिखा है आइसोथर्म, ये देखें आइसोथर्म ग्राफ पे लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको, आइसोथर्म, ठीक है। द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड एन आइसोथर्म। अब मुझे उस MCQ का आंसर दे जो मैंने पूछा था। वो मैंने क्या पूछा था जी कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है। ये देखिए ऊपर मैंने लिखा हुआ है ना। इसका आंसर ये था, अगर तो आइडियल गैस है, आइडियल गैस के केस में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और डेल्टा KE 0 होगा, क्योंकि आइडियल गैस के केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वही इंटरनल एनर्जी है। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। पर जो आइडियल गैसेस नहीं हैं उनमें चेंज आ सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा वो है एडियाबैटिक। आप एक और काम करें, जो पीछे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा ना, उसकी आप हेडिंग में ही लिख लें स्लो एक्सपेंशन या कंप्रेशन। स्लो एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगी तो वो आइसोथर्मल है, और अगर रैपिड एक्सपेंशन या कंप्रेशन होती है तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। यहाँ कहीं लिखा भी होगा रैपिड का। एडियाबैटिक चेंज occurs when the gas expands or is compressed rapidly। तो जो रैपिड कंप्रेशन और एक्सपेंशन है, कंप्रेशन गैस को दबाना, एक्सपेंशन फैलाना, वॉल्यूम बढ़ाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एडियाबैटिक। और जो स्लो है वो आइसोथर्मल। अब एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा है? एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ द वन इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ की जनरल फॉर्म क्या थी? जनरल फॉर्म जैसे हमने ऊपर लिखा था ना आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जनरल फॉर्म क्या है? Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। लेकिन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर्म क्या बन जाएगी? वो बनेगी 0 इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। 0 क्यों? क्योंकि आपने हीट ना दी ना ली। अब इन दोनों में से किसी एक को इस साइड पे ले जाएं। आप ये भी लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा U, जैसे कि बुक में लिखा है। आप ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा U इज़ इक्वल टू माइनस W। दोनों बातें अपनी अपनी जगह ठीक हैं, गौर करना इस बात पे। अगर आप ये पहले वाला मतलब लेते हैं, इसका मतलब था क्या है? जब सिस्टम वर्क करेगा, वर्क पॉजिटिव है ना, वर्क पॉजिटिव का मतलब ये है जब सिस्टम वर्क करेगा। अच्छा, पहली इक्वेशन का मतलब था क्या है? वर्क पॉजिटिव है। इसका मतलब है अगर सिस्टम वर्क करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अगर सिस्टम, आप सिस्टम, मैं
यानी कोई भी पर्सन जो है वो सिस्टम है। आप बताइए अगर हम वर्क करते हैं तो हमारी इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी ना, तो मतलब इसका ये है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को अगर एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे, जो सेकंड वन है, डेल्टा यू पॉजिटिव है, वर्क नेगेटिव। इसका मतलब अगर सिस्टम पर वर्क करेंगे तो उसमें इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, और अगर सिस्टम वर्क करता है तो इंटरनल एनर्जी में कमी होगी। दोनों ही मतलब सही हैं। बल्कि एक काम करते हैं, वो जो हमने फॉर्म्स नहीं लिखी थी, ये जो 4 किस्म के प्रोसेस लिखे हैं, इन सब के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, सब के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म पता क्या हो जाएगी? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो हमने पहले पढ़ा भी कि Q इज़ इक्वल टू W। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में डेल्टा U ज़ीरो है, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा U। जनरल फॉर्म क्या है? Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये जनरल फॉर्म है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये हो जाएगी। आइसोबैरिक क्या होता है? इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। इसमें बताएं Q में फ़र्क पड़ेगा, डेल्टा U में फ़र्क पड़ेगा या वर्क में फ़र्क पड़ेगा? किस में फ़र्क पड़ेगा? किसी में भी नहीं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो फॉर्म है वो यही रहेगी जो जनरल फॉर्म है। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए यही फॉर्म जो आम आप पढ़ते हैं। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, पता है जो Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क को P डेल्टा V भी लिख सकते हैं आप। P डेल्टा V कैसे? हमने पीछे का वर्क एंड हीट का आर्टिकल था, वहाँ वर्क का ये फार्मूला डिराइव किया था। अब बताएं अगर चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है, किसमें? आइसोकोरिक में। देखें डेल्टा V ज़ीरो तो वर्क का आंसर भी ज़ीरो, तो पता क्या फॉर्म रह जाएगी? Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U आइसोकोरिक के लिए। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या? W इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा U, क्योंकि इसमें हीट ज़ीरो है। इस केस में हीट ज़ीरो, इस केस में वर्क ज़ीरो, और यहाँ कुछ भी ज़ीरो नहीं। ये जो आइसोबैरिक है, ये चारों फॉर्म्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की आप स्क्रीनशॉट चाहे ले लें, ये आपको आ सकती हैं। आइसोबैरिक के लिए क्या, आइसोकोरिक के लिए क्या। अच्छा वापस चलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस पे। किधर गया जी? ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा है? जिसमें हीट ज़ीरो, Q इज इक्वल टू ज़ीरो एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स, ये फर्स्ट लॉ की फॉर्म बन जाती है। Thus if the gas expands and does external work, it is done at the expense of internal energy। मतलब अगर गैस कुछ वर्क करती है तो सारा उसकी इंटरनल एनर्जी की बेस पे हो रहा है, क्योंकि हीट तो आपने देनी नहीं। जनरली क्या होता था, जितनी हीट देते थे वो हीट कुछ वर्क करती थी और कुछ इंटरनल एनर्जी में इजाफा करती थी। पर इस केस में आपने हीट देनी नहीं। इसका मतलब जितना भी वर्क होगा वो गैस अपनी पहले से मौजूद इंटरनल एनर्जी की बेस पर करेगी। जैसे आप खाना नहीं खाते, सुबह उठते हैं, नाश्ता नहीं करते, खाना नहीं खाते और वर्क करने लग जाते, इसका मतलब आप जो भी वर्क करेंगे वो जो पहले से जो प्रीवियस आपकी एनर्जी थी उसकी बेस पे करेंगे। ठीक है, जैसे जब वेट लॉस किसी ने करना हो, पता क्या करते हैं? कहते हैं एक्सरसाइज करें खाना खाने से पहले। अगर आप खाना खा के एक्सरसाइज करेंगे तो जो आपने खाना खाया है वो उससे जो एनर्जी मिलेगी वो यूज़ होगी, तो आपके जो फैट स्टोर है पहले ही वो इस्तेमाल में नहीं आएगा। अब सोचें अगर आप सुबह उठे, आपने खाना या नाश्ता नहीं किया और आप वर्क करने लग जाते हैं या एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, तो अब चूँकि खाना तो खाया नहीं, उससे तो कोई एनर्जी मिले नहीं, तो वो जो आपने वर्क करना है किस बेस पे करना है? जो पहले से एनर्जी स्टोर है, जो फैट स्टोर है, वो फैट बर्न होगा, वो फैट बर्न होगा, इसीलिए वो वेट लॉस होता है, क्योंकि आपने कोई एनर्जी ली नहीं लेकिन वर्क शुरू कर दी। ये भी ऐसा ही है, अगर तो हीट दे के वर्क करवाएं तो फिर ठीक है। अगर आप हीट नहीं देते, इसका मतलब गैस अपनी पहले से मौजूद इंटरनल एनर्जी की बेस पे वर्क करेगी। ठीक है, ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल्स। जैसे मैं वो मोटापे की मिसाल दिया था, वहाँ वेट लॉस होता है, यहाँ टेम्परेचर लॉस हो जाएगा। क्यों? जब आप देखें ना W वर्क किया, डेल्टा U नेगेटिव का मतलब पता क्या है? कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। अब बताओ इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज़ होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा?
डिक्रीजेस, क्योंकि मैं बारहा आपको क्या कहता रहा हूँ कि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर इंटरनल एनर्जी डेल्ट माइनस का मतलब नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, तो जिससे टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। कन्वर्सली एन एडियाबैटिक कंप्रेशन कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस टू राइज। अगर एडियाबैटिक को आपने पता क्या बोलना है, ये सारा इरेज करके ज़रा ताकि कंजेस्शन ना हो। एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा होता है रैपिड। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? रैपिड। अब इधर देखें, एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब है रैपिड कंप्रेशन। क्या करेगा? कॉज द टेम्परेचर ऑफ द गैस टू राइज, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इसी तरह इफ़ द गैस एक्सपेंड्स, अगर गैस एक्सपेंड, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़े हैं, रैपिड अगर एक्सपेंड करती है, रैपिड एक्सपेंशन क्या प्रोड्यूस करती है? कूलिंग। इफ़ द गैस एक्सपेंड्स एंड डज एक्सटर्नल वर्क इट इज़ डन एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल्स। बताने वाली बात ये थी कि अगर गैस रैपिडली एक्सपेंड करती है तो टेम्परेचर गैस का फॉल कर जाएगा, यानी कूलिंग। रैपिड एक्सपेंशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। और आगे रैपिड कंप्रेशन अगर करते हैं तो कॉज द टेम्परेचर ऑफ द गैस टू राइज। रैपिड कंप्रेशन हीट पैदा करेगी, रैपिड एक्सपेंशन कूलिंग। ये पॉइंट इसमें समझाना चाह रहा था मैं। एडियाबैटिक चेंज अकर्स व्हेन द गैस एक्सपेंड्स और इज़ compressed रैपिडली, ये हमने शुरू में बात कर ली थी। पर्टिकुलरली व्हेन द गैस इज़ कंटेन्ड इन एन इंसुलेटेड सिलेंडर। इंसुलेटेड सिलेंडर क्यों? अगर आपका आम कोई सिलेंडर हुआ मेटल का या कोई भी, तो अंदर जो गैस मालिक्यूल हैं, आप हीट अगर देते हैं, अंदर गैस गर्म हो गई तो अच्छा हीट, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हीट नहीं देनी, लेकिन अंदर गैस है, उसमें बाहर की हीट एंटर भी हो सकती है और अंदर की हीट बाहर भी जा सकती है। और हमने तो कहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो है जिसमें हीट का लेन देन ना हो। शुरू में देखें डेफिनेशन क्या है। एडियाबैटिक प्रोसेस द वन इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। तो अगर ये जो कंटेनर है इंसुलेटर का ना हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं होगा, क्योंकि हीट एंटर भी हो सकती है और लीव भी कर सकती है। जैसे होता है ना थर्मस होता है, चाय जिसमें डालते हैं घरों में, उसमें चाय गर्म डालें तो गर्म ही रहती है। क्या वजह है? उसमें हीट बाहर की ना एंटर हो सकती है ना अंदर की हीट बाहर जा सकती है। तो जो थर्मस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस करवाने में मदद करता है। सही है, जिसमें हीट ना बाहर की एंटर हो ना अंदर की हीट बाहर जाए। इसीलिए अगर ठंडी चीज़ रखते हैं अंदर तो ठंडी ही रहती है, अगर गर्म चाय डाल दें, गर्म चीज़ रखें, गर्म ही रहती है। वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। आम किसी बर्तन में डालें हीट बाहर निकल जाती है। गर्म चाय का गर्म करके किसी बर्तन में डालें, हाँ आम किसी बर्तन में, कुछ देर बाद, घंटे डेढ़ बाद ही सही, ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब उसकी हीट बाहर निकल गई, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है। आपका जो वाटर कूलर है, इसमें भी पता है गर्मियों में पानी डाल के बर्फ़ डाल के तो रख देते हैं, तकरीबन सुबह से लेकर दोपहर तक वो पानी ठंडा ही रहता है या शाम तक ठंडा ही रहता है। वजह क्या है? क्योंकि कूलर में भी बाहर की हीट अंदर नहीं जा सकती, तो वो भी आलमोस्ट एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट एंटर नहीं होनी चाहिए। वो तब पॉसिबल है जब इंसुलेटर हो सिलेंडर, अंदर की हीट बाहर, बाहर की हीट अंदर न जा सके। इन एन इंसुलेटिंग सिलेंडर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस आर रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर। जब टायर कहीं फटता है तो हवा फ़ौरन बाहर जाती है, जो भी रैपिड प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक। रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू विच अ साउंड वेव इज़ पासिंग। ये हम 8th चैप्टर में पढ़ेंगे, 8th चैप्टर में डेरिवेशन में इस्तेमाल भी करेंगे, तो उसका वेट करें। क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर, बादलों का बनना भी इसी में है। इस पे ना पूरा मैंने एक पेपर बच्चों को दिया था जो 2 पेजेस पे था, जिसमें ये समझाया था, लेकिन आपको उससे कंसर्न ही, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो आखिरी पते की बात है, इन केस ऑफ एडियाबैटिक चेंजेस इट हैज़ बीन सीन दैट PV गैमा इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बॉयल्स लॉ है। जनरली बॉयल्स लॉ क्या होता है? PV इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट या P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए या PV गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या P1 V1 गैमा इज इक्वल टू P2 V2 गैमा।
या ये फॉर्म या ये फॉर्म, और ये दूसरी फॉर्म जो है ये हम 8वें चैप्टर में इस्तेमाल भी करेंगे। ये पावर गैमा है। गैमा क्या है, अगले पेज पे लिखा होगा। कहते हैं गैमा है वेयर गैमा इज़ द रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। गैमा इज़ द रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी CV, और वो हमारा अगला आर्टिकल है मोलर स्पेसिफिक हीट। परेशान ना, उसमें पढ़ लेंगे, फिलहाल ये फार्मूला नोट कर लेंगे गैमा का। ठीक है, जो उन्होंने वर्डिंग में लिखा है मैंने मैथमेटिकली लिख दिया है। द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ कॉल्ड एन एडियाबैट। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफ का नाम आइसोथर्म था, तो एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफ का नाम एडियाबैट, जो कि पिछले पेज पे दिखाया भी है इन्होंने। दो ग्राफ इकट्ठे दिखाए हैं, ज़रा गौर करें, ये आइसोथर्म और एडियाबैट में फ़र्क क्या है। ये क्वेश्चन भी आया था कि क्यों एक स्टीप होता है और एक नहीं होता। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।